हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज की वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होता है। मेनली ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। उन लोगों को यही नहीं पता होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है या व्हाई वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बना क्यों रहे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, वो लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट का आइटम देख करके कोई भी आइटम को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट करने लगते हैं। वेदर सपोज कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है, लोन गिवन है, उनको यही नहीं पता कि कौन सा आइटम को इसमें लेना है और कौन से आइटम को छोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग अभी देखेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मेट को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन एडमिशन का बना रहे हैं, रिटायरमेंट का बना रहे हैं या डेथ का बना रहे हैं, इन तीनों ही सिचुएशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है आपका नॉमिनल, और नॉमिनल के रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में जितना भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट में जितना भी इनकम होगा या जितना भी गेन होगा उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, इसमें मेनली रिकॉर्ड किस चीज को करते हैं, कैसे आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग अपने फर्म का जो भी एसेट है या जो भी लाइबिलिटीज है उसके वैल्यूज में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। मतलब हमारे फर्म में बहुत सारा एसेट्स है, तो हर समय उस एसेट का वैल्यू एक जैसा नहीं होता है। ड्यू टू मार्केट फोर्सेस कभी वैल्यू उसका ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसी चेंजेस को जानने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अभी हम लोग क्या देखे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसका नेचर क्या है और उसमें कौन से आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये रिवैल्यूएशन का है डेबिट साइड और ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। और रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या बताता है हम लोगों को कि हम लोग को जितना भी नुकसान होगा, जितना भी खर्चा होगा, उसको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और जितना भी इनकम और गेन होगा उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटीज के वैल्यू में जो चेंजेस आ रहा है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो डेबिट में आपको यह ध्यान देना है कि आपके पास जो एसेट है या जो लायबिलिटीज है उससे अगर आपको नुकसान हो रहा है आप डेबिट साइड में लिखोगे, अगर वही एसेट और लायबिलिटीज से आपको फायदा हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आइटम लिखा हुआ है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। हमारा जो लायबिलिटी था, हमारा जो बर्डन था वो और बढ़ गया, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, तो उसको लॉस ट्रीट किए और डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यही लायबिलिटीज का वैल्यू अगर घट जाएगा तो फर्म के लिए वो क्या अच्छा है, तो उसको इनकम ट्रीट करके आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सेकंड आइटम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट हमारे फर्म के लिए अच्छा होता है, और एसेट का वैल्यू अगर कम हो गया तो अच्छा तो नहीं है, तो उसको लॉस ट्रीट करके हम लोग डेबिट साइड लिख रहे हैं। लेकिन वही एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो अच्छा है हमारे लिए, तो उसको हम लोग इनकम ट्रीट कर रहे हैं और कहां पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से फर्म के अंदर में बहुत सारा एसेट और बहुत सारा लायबिलिटी ऐसा होता है जिसको किसी रीजन से हम लोग छूट गया है, जिसको हम लोग अनरिकॉर्डेड या अनफोर्सिन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एसेट ऐसा था जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे क्या, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। वैसे ही अगर कोई लायबिलिटी अगर छूट गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनफोर्सिन लायबिलिटी। ये सारा आइटम लिखने के बाद हम लोग टोटल करेंगे, देखेंगे सबसे पहले टोटल किधर का ज्यादा हो रहा है। अगर सपोज आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो डेबिट का टोटल अगर ज्यादा हो रहा है तो कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं कि अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग इधर आएगा, और अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग इधर आएगा। तो ये वाला साइड आपको दिख रहा होगा एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला साइड है। तो अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, दैट मींस खर्चा या नुकसान हमारा ज्यादा हुआ, तो बैलेंसिंग यहां पे आएगा, तो उसको लिखेंगे बाय लॉस। लेकिन अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, मतलब फायदा है हमारे लिए, तो अपोजिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम लोग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कौन से रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो में। ये याद रखना है, कभी कभी 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि आपका रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको कौन से रेशियो में बांटते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहेगा
ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, बट कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा याद रखना है रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको कौन से रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। और एक इसका और एक नाम होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे, इसके फॉर्मेट को भी डील कर चुके हैं। इसका दूसरा नाम ये इसलिए बताएं क्योंकि ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि पीएल एडजस्टमेंट किसका नाम होता है या रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका आंसर होगा आपका पीएल एडजस्टमेंट। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। तो जो लैक ऑफ नॉलेज था, इतना पढ़ने के बाद आपका कुछ तो ध्यान में आएगा। अब इसके बाद क्या है कि बच्चों को फॉर्मेट भी पता होता है, चाहे वो फॉर्मेट वो जिस तरीके से रेक्टिफिकेशन मेथड अप्लाई करके उसको रट लेते हैं कि डेबिट में ये जाएगा, क्रेडिट में ये जाएगा, बट फिर भी प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। फॉर्मेट पता होने के बाद भी आइटम पुट करने नहीं आता उन लोगों को, या फिर सपोज कहीं से हिंट मिल गया कि ये आइटम आपका डेबिट में जाएगा, ये आइटम क्रेडिट में जाएगा, बट उन लोगों को अमाउंट पुट करने में दिक्कत होता है। मतलब दो प्रॉब्लम आता है, एक उनको साइड का समस्या है कि कौन सा साइड में डालना है, डेबिट में डालना है कि क्रेडिट में डालना है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो वो प्रॉब्लम दूर कि आपको डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, उसमें आपको पता चल जाता है कि आप डेबिट में लिख रहे हो या क्रेडिट में लिख रहे हो, तो क्यों लिख रहे हो। दिक्कत आता है अमाउंट में। तो अभी कुछ की पॉइंट्स अभी हम बताएंगे जिसको आपको क्वेश्चंस में ढूंढना है। मतलब आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ये फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो आपको इतना तो पता चल गया कि डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग अब उस अमाउंट में जो गड़बड़ होता है उसको कैसे दूर करें, तो उसके लिए कुछ की टर्म्स अभी हम यहाँ पे लिखेंगे जिसको आपको क्वेश्चन में ढूंढना है। अगर वो दिख गया तो आपको उसी के हिसाब से काम करना है। अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट की टर्म्स को देख लेते हैं। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होगे तो ये जो कुछ हम लिखे हैं इसको आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आप लोग एडजस्टमेंट में देखोगे कि किसी भी एडजस्टमेंट में अगर टू लगा हुआ है या एट लगा हुआ है, उस सिचुएशन में आपको उस वैल्यू में कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करना होगा मतलब जो एडजस्टमेंट में वैल्यू गिवन है और जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है उसमें आप कंपेयर करोगे और कंपेयर करके जो वैल्यू आएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है। एसेट में दिया हुआ है सपोज स्टॉक है 50,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹70,000। अभी क्या बोले कि अगर आपका लाइन में टू और एट रहेगा तो कंपेयर करना है। यहां पे देखिए स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट लगा हुआ है, बैलेंस शीट में कितना है 50,000 बट एडजस्टमेंट में कितना बोल रहा है 70। तो आपको ये 50 और 70 का जो बीच का डिफरेंस होगा 20,000 वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन में बाई लगा हुआ है तो बाई के साथ क्या करना है, तो टू वाला एट वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो आपको पता है कि टू और एट है, देखे और कंपेयर कर लिए। दिक्कत यहां पे होता है और ये भी उतना प्रॉब्लम वाला नहीं है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे बाई है तो बाई के साथ दो सिंबल आपको दिखेगा, या तो बाई के साथ कोई परसेंटेज गिवन होगा या बाई के साथ कोई अमाउंट गिवन होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि बाई के साथ अगर कोई परसेंट गिवन है तो आपको उतना परसेंट कैलकुलेट करना होगा और जो वैल्यू आएगा वही लिखना है। बाई के बगल में अगर कोई अमाउंट दिया हुआ है तो वही अमाउंट लेना है। मतलब सीधा सा है, टू और एट रहा आप कंपेयर करोगे, बाई रहेगा तो कंपेयर नहीं करना है। बाई के बगल में क्या लगा हुआ है, बाई के बगल में अगर अमाउंट है एज इट इज वही अमाउंट पुट कर देना है। बाई के बगल में परसेंटेज है तो आप उतना परसेंट कैलकुलेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगा आप उसको रिवैल्यूएशन में डालोगे। इन दोनों के अलावा जो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, वो क्वेश्चन में किसी भी एसेट के बारे में अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड लिखा रहता है और इसको हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, मतलब समझने में दिक्कत होता है। अंडर वैल्यूड का मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि उसका वैल्यू कम हो गया और ओवर वैल्यूड का मतलब ये समझते हैं कि उसका वैल्यू ज्यादा हो गया। जैसे अगर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाई ₹10,000, तो यहां पे बच्चे क्या समझते हैं, अच्छा मशीनरी का वैल्यू क्या हो गया 10,000 से उसका वैल्यू घट गया और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वैल्यू घट गया तो नुकसान है। और फट से वो लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो लिखते हैं टू मशीन
और वैल्यू कितना पुट कर देते हैं 10,000। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम बताया ना कि बाई के बगल में अगर कोई अमाउंट दिया तो वही अमाउंट लेना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है कि बाई के बगल में 10,000 था तो 10,000 पुट कर दिए, बट साइड रॉन्ग हो गया, आपको टू मशीन नहीं लिखना था। क्यों? तो आपको बस एक चीज याद रखना है कि जब भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड क्वेश्चन में होगा आप उसका रिवर्स सोचना। मतलब अंडर वैल्यूड है तो आप ये समझना कि उसका वैल्यू ज्यादा हो गया है, और ओवर वैल्यूड होगा तो उसका वैल्यू कम हो गया, ये समझना। अब बोलोगे कि अंडर वैल्यूड का मतलब हम क्यों समझे कि ज्यादा हो गया, या ओवर को क्यों समझे कि वो कम हो गया। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? अंडर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं शो हो रहा है, आप उसको कम करके दिखा रहे हो, या जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं दिखा रहे, उसको बढ़ा करके दिखा रहे हैं। इसी के लिए एक टर्म यूज होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई फर्म अपने एसेट्स का या लायबिलिटीज का वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसको छिपा करके उसके बजाय उसका वैल्यू बढ़ा के दिखाए या घटा के दिखाए, तो उसी को हम लोग अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, अंडर वैल्यूड का मतलब उसका वैल्यू कम नहीं हुआ है, हम कम करके दिखा रहे हैं। ओवर वैल्यूड का मतलब उसका वैल्यू बढ़ा नहीं है, हम बढ़ा के दिखा रहे हैं फॉर ओन बेनिफिट, हम अपने फायदे के लिए इसको उसका वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। तो आपको जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं हम कि अगर टू और एट है तो क्या करेंगे, हाँ कंपेयर करेंगे बाय के साथ। बाय के साथ आपको देखना है कि परसेंटेज लगा हुआ है या कोई अमाउंट गिवन है। अमाउंट गिवन है सेम अमाउंट, परसेंटेज है तो सेम परसेंटेज वैल्यू, मतलब वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में क्या करना है, अपोजिट। अंडर वैल्यूड मतलब उसका वैल्यू बढ़ गया और ओवर मतलब उसका वैल्यू घट गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ये तीनों हमारा आ जाए। कोशिश ये करेंगे कि एक ही सम में हमारा क्या हो जाए कि हम लोगों को टू और एट का भी समझ में आ जाए, बाय का भी समझ में आ जाए और अंडर और ओवर का भी समझ में आए। तो अभी हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हम लोग एक बैलेंस शीट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एडजस्टमेंट हम लोग कैसे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बैलेंस शीट है जिसमें स्टॉक का पहले से वैल्यू है 60,000, फर्नीचर है 50,000, मशीनरी है 4,70,000, कैश 20,000, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 190, कैपिटल गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो एडजस्टमेंट है उसका रिकॉर्ड किस साइड होगा, डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस। स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो एसेट घट गया तो अच्छा है, तो हमारे लिए वो क्या है, अच्छा तो है नहीं, नुकसान है। नुकसान होगा मतलब किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि टू स्टॉक क्यों हुआ, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। और स्टॉक हमारे लिए है एसेट, और एसेट का वैल्यू घटने का मतलब हुआ कि हमारे लिए वो नुकसान है, और नुकसान हुआ तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ये तो समझ में आ गया कि वो डेबिट साइड में होगा। अमाउंट क्या डालेंगे, तो यहाँ पे 56,000 दिया हुआ है और उसके पहले देख सकते हैं 2 लगा हुआ है। और अभी जस्ट हम बताए थे क्या कि जब 2 होगा या ऐड रहेगा तो कंपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट में वैल्यू इसका 60,000 था और एडजस्टमेंट में 56, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके क्या डिफरेंस आया, 4,000, वो 4,000 लोग डेबिट साइड में यहां पे लिखेंगे स्टॉक के नाम पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय ₹5,000। फर्नीचर का वैल्यू फिर से रिड्यूस हुआ, फिर से वो हमारा एसेट्स है तो नुकसान है, तो इसका भी एंट्री हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू फर्नीचर, और फर्नीचर के बगल में क्या लगा हुआ है, बाई है, यहां देख सकते हैं। बाई के बाद अमाउंट है, हम बोले थे कि बाई के बगल में अगर परसेंटेज होगा तो कैलकुलेट करके पुट करेंगे, अमाउंट होगा एज इट इज पुट कर देंगे। तो यही 5,000 रुपए यहां पे हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये नुकसान हुआ। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर। क्रेडिटर है लायबिलिटी, और बोल क्या रहा है कि क्रेडिटर ऑफ ₹27,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब कि हम अगर किसी से कर्ज लिए तो आदमी हमसे पैसा मांगेगा, तो जितना भी हम लोग कर्जा लिए हैं उसमें से एक क्रेडिटर 27,000 का है जो हमसे पैसा नहीं क्लेम करेगा। मतलब हमको एक तरीके से छूट दे दिया, तो हमारे लिए तो अच्छा है, फायदा हो गया। तो फायदा होगा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, बाय क्रेडिटर। और कितने का फायदा हुआ, सिर्फ 27,000 वाला नहीं मान रहा, बाकी लोग पैसा लेगा तो इतने का फायदा हुआ। नेक्स्ट वन, मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000।
मैशनरी का वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है। अभी जस्ट बताए थे मिस्टेक हम लोग क्या करेंगे, अच्छा वैल्यू इसका घट गया और फट से हम लोग डेबिट साइड में कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अंडर वैल्यूड में क्या करना है, अपोजिट। मतलब मैशनरी का जो वैल्यू है वो 50,000 पे हम कम करके दिखा रहे हैं, एक्चुअल में कम हुआ क्या, नहीं। तो इसको उल्टा करना है, मतलब वैल्यू उसका घटा नहीं है, उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो आप क्रेडिट साइड में यहां पे लिखोगे बाई मैशनरी, और आपका वैल्यू कितना होगा, बाई है तो बाई के बगल में 50,000 है तो 50,000 पूरा पुट कर दोगे। और कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो आपका यही एडजस्टमेंट है। अब इसको ऐड और लेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं 50 और 27 इधर का ही टोटल ज्यादा है, तो टोटल अगर करते हैं तो इधर का टोटल होगा 77,000, और जिधर का टोटल ज्यादा होता है दोनों साइड वही वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे 77,000, और 77 में ये 9,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 77 में ये 9,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 68,000। और इसी 68 को क्या करना है, लिखेंगे डेबिट साइड में क्या, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर का नाम क्या है, ए और बी, और जो भी रेशियो होगा ओल्ड रेशियो में बांटना है। सपोज यहाँ पे कोई रेशियो हम लिखे नहीं है और क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम लोग इक्वल मानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 68,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 34 और बी का हो जाएगा 34। तो इस एडजस्टमेंट के थ्रू हम लोग इसको समझने का कोशिश किए। तो क्वेश्चन में आपका एग्जाम में जो आता है इसी तरीके का रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है लैंग्वेज को लेकर के, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अभी जो बाई वाला था, बाई के बगल में अमाउंट था, तो ये तो समझ में आ गया। हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर परसेंटेज होता तो क्या करते। तो सपोज यहाँ पे रिड्यूस ही है, लेकिन अगर लिखा रहता कि फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%, तो प्लेस नहीं चेंज होगा, फर्नीचर यहीं पे रहेगा। तो सपोज इसका परसेंटेज चेंज कर देते हैं, 10 नहीं 12% कर देते हैं, तब क्या होगा, आपका जो फर्नीचर का वैल्यू दिया है सबसे पहले आप उसका 12% निकालोगे। तो 50,000 का 12% निकालना है, 50,000 का 12% निकालेंगे कितना हो जाएगा 6,000। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, वैल्यू यहीं पे पुट होगा बट लिखेंगे कितना 6,000। समझ में आया। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पे मशीनरी का वैल्यू है, यहां तो वो अंडर वैल्यूड हो रहा था, लेकिन अगर लिखा रहता कि मशीनरी इज वैल्यूड एट 5 लाख, मशीनरी इज वैल्यूड एट 5 लाख, तो एट है, एट के लिए क्या बोले थे, कंपेयर करना है। तो बैलेंस शीट में कितना दिया है 470, बाहर में कितना है 5 लाख, दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 30,000 का आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 30,000 होगा वो हम लोग पुट करेंगे। तो 470 और 5 लाख दोनों के बीच का डिफरेंस 30,000 तो हुआ, बट वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में जाएगा और यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास जो भी बुक है लाइक डीके गोयल, एस एस शर्मा, टीएस गरीवाल, जो भी बुक है आप उससे रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हो, जो भी डाउट होगा आपका। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो जैसे आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से बच्चों को रिवैल्यूएशन में प्रॉब्लम होता है वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में भी प्रॉब्लम होता है। बहुतों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होता है तो बहुतों को रियलाइजेशन से रिलेटेड जर्नल में प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो जर्नल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।